electron is moving in third orbit of hydrogen atom. Electron is moving in third orbit of hydrogen atom, and also electron is moving in second orbit of helium plus atom. Second orbit of helium plus atom. Helium plus मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के लिए वैलिड है ना. Then find out the ratio of following quantities. Find out the ratio of following quantities. Ratio of following quantities. पहला लिखो time period. दूसरा लिखो frequency. तीसरा angular frequency. And average current, I average. Next, magnetic field at the center. Magnetic field at the center. Last, magnetic moment. Last magnetic moment. Now proceed. सबका रेशियो निकालना है क्या क्या है. क्या क्या आएगा बताइए. ठीक है, बाकी भी निकाल.
ठीक है, आर ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, रिमेनिंग क्वांटिटी का भी बताइए। तब आगे आई का क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है? हाँ? 3/2। आज 2 क्लास है, कल एक है नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट का कितना है? 3/2। हाँ चलो यहाँ पे चेक करते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहला क्या बोला था? बोलो यार, क्या बोला था पहला? टाइम टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ देखो टाइम पीरियड क्या होता है? बातचीत ना करो। तो यहाँ देखो आपको प्रोपोर्शनल निकालना है, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए प्रोपोर्शनल की जरूरत पड़ेगी ना। तो आर किसके प्रोपोर्शनल था बताओ? एन स्क्वायर में जी। और बी किसके प्रोपोर्शनल था? एन बाई जेड बाई एन। जेड बाई एन। तो यानी ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। कर लोगे यहाँ से डिवाइड एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, है ना। तो पहले का क्या आंसर आ जाएगा? n1 क्यू अपॉन z1 स्क्वायर इनटू क्यू अपॉन z2 स्क्वायर स्क्वायर रेशियो। n1 क्या बोला था? हाइड्रोजन में कौन सा था? थर्ड में था ना, ये 9, ये 1 हो गया। इसमें कौन सा था? सेकंड में 4 और ये 4 n2 क्यूब था। ये कौन सा हीलियम में कौन से में घूम रहा था? सेकंड में, तो ये 8 हो गया नहीं। और Z2 होता है ना इसका, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 27 आएगा। अच्छा ये वाला n का 3 था ना, 27। तो ये कितना आ रहा है? 27/2 यही आ रहा है। सबका आ गया होगा ये फर्स्ट वाला। तो आपका आ गया टाइम पीरियड। दूसरा क्या बोला था बताओ? फ्रीक्वेंसी। क्या इनवर्सली हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका z²/n3। यानी ये क्या आंसर होगा इसके लिए? 2/27। अगला क्या बोला था? नेक्स्ट क्या था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही होगा जो फ्रीक्वेंसी का होगा, 2/f होता है। ओमेगा भी आपका हो जाएगा इसके लिए 2/27। करेक्ट। नेक्स्ट क्या था? एवरेज करंट। यहाँ देखो आई एवरेज जब निकालोगे तो क्या होगा? चार्ज अपॉन क्या टाइम पीरियड।
तो चार्ज का कांस्टेंट यानी टाइम का इनवर्स यानी फ्रीक्वेंसी वाला ही हो जाएगा इसका आंसर। एवरेज करंट का भी क्या आंसर होगा 2/27। करेक्ट। नेक्स्ट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड क्या म्यू नॉट I by 2r होता है। B बराबर क्या होता था? म्यू नॉट I by 2r। अगर मैं प्रोपोर्शनल देखूं तो I कितना हो गया? ये I का क्या आया था? 1 by टाइम पीरियड यानी z² by n क्यूब, और r क्या था आपका? n² by z, यानी ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? z³ अपॉन n की पावर 5। यही आएगा क्या? हाँ है ना। तो इसको मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा z³ अपॉन n की पावर 5। z³ अपॉन n की पावर 5, यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो। z³ अपॉन n की पावर 5 है ना। तो z1 अपॉन n1, z1³ अपॉन n1 की पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा? z2³ अपॉन n2 की पावर 5। यहां से रेशियो निकालो। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब क्या था नेक्स्ट? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट याद है सबको? I into एरिया होता था, Y into एरिया, यानी किसके प्रोपोर्शनल होगा? I और r स्क्वायर के, है ना। तो I किसके प्रोपोर्शनल था? ये हमने निकाला था, किसके प्रोपोर्शनल था? z² by n क्यूब, और r स्क्वायर n² by z का स्क्वायर रहता है n की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा? z²। नहीं, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? n। तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा? n के, है ना। सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3/। देख लो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं रेशियो निकालना। देख लो कोई डाउट हो किसी में, आंसर मैच नहीं कर रहा हो बता। इन लोगों का ये पूरा आ गया था। ठीक, क्लियर? ठीक है, चलो अब कुछ टर्म देखते हैं, कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखो इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो आयोनाइजेशन एनर्जी। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या होता है ये? किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन एटम है उसको आयोनाइज करना है तो मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी? 13.6 पॉजिटिव में, है ना। लिखो इसको डेफिनेशन कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम is called ionization energy. The minimum energy required to ionize an atom is called क्या कहलाएगा? Ionization energy. इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस 13.6 z², है ना। n तो 1 हो गया, 13.6 z²। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो वो क्या होता है? देखो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करूं डेल्टा वी पोटेंशियल से, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करूं कितने पोटेंशियल से? डेल्टा वी से, कितनी एनर्जी होगी उसके पास? इनटू डेल्टा वी, ताकि उसके पास एनर्जी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाए। तो इस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर से देखो क्या बोला मैंने, किसी इलेक्ट्रॉन को, है ना, एक्सेलरेट कर रहा हूं कितने पोटेंशियल से? डेल्टा वी से, उसके पास कुछ एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर है, उसे क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा इस केस में? आयोनाइजेशन एनर्जी किससे डिवाइड कर दो? ई से। लिखो इसको डेफिनेशन पहले कि द पोटेंशियल डिफरेंस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो। द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू which an electron should be accelerated, an electron should be accelerated so that it acquires energy, it acquires energy equal to ionization energy
ionization energy is called ionization potential. Is called ionization potential. To acquire energy किसके बराबर हो वो आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर से क्या बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी किससे डिवाइड कर दोगे E से तो आपको मिल जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल देख लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बराबर आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन E ठीक है यस और नो क्लियर है चीज नेक्स्ट आपका आता है बाइंडिंग एनर्जी तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है देखो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के लिए अलग होगा यहाँ पे अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम की एनर्जी की बात कर रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है केमिस्ट्री में पढ़ा हो किसी को आइडिया हो क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी वो तो न्यूक्लियस में आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में एटम का बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है देखो किसी भी सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है या उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी लिख लो इस चीज को कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सिस्टम is called binding energy form a system या break the system into its constituent particles दोनों हो सकता है रिवर्स में energy required to form a system is called क्या बोलेंगे इसको बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी जैसे अगर एटम की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी कितनी एनर्जी रिलीज होगी एटम को फॉर्म करने की -13.6 दैट स्क्वायर बाय लिखो इसको -13.6 दैट स्क्वायर बाय n सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें माइनस साइन क्यों है यहाँ पे इसको फॉर्म करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी ना तो नेगेटिव तो -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर नेक्स्ट आप लिखो एक्साइटेशन एनर्जी ये क्या होता है जैसे आपने पढ़ा था एनर्जी लेवल्स ग्राउंड स्टेट से इसमें फर्स्ट में भेजना है इसे क्या बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है ना कितना एनर्जी चाहिए होगा फर्स्ट एक्साइटेशन इन केस ऑफ हाइड्रोजन 10.2 फर्स्ट से थर्ड में भेजना है तो 12.09 और यहाँ से आगे भेजना है तो 12.75 ये सभी एक्साइटेशन एनर्जी है ये कौन सा है फर्स्ट इसे क्या बोलेंगे सेकंड इसे क्या बोलेंगे थर्ड लिख लो एक्साइटेशन एनर्जी का डेफिनेशन कितना एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट an atom for electronic transition is called excitation energy क्या लिखा था बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर लिख सकते हो फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अदर इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी फिर ये बना लेना हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन 10.2 होगा 12 ये लिख लेना और हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 सेकंड कितना है 12.09 थर्ड कितना है 12.75 कर सकते हैं सर अच्छा एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी को किससे डिवाइड करते हैं ई से लिख लो इस चीज को अगला एक्साइटेशन पोटेंशियल सेम डेफिनेशन होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सीलरेटेड सो दैट इट एक्वायर्स द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी सेम डेफिनेशन है जो हमने उसको पढ़ा
एक्साइटेशन पोटेंशियल में लिख लो, सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लो, एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन ई, एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन ई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन होता है आपका 1 से 2 और ऐसे चलता जाता है, और एक सबसे ज्यादा इनफाइनाइट से पे आ रहा है। इस सीरीज को क्या बोलते थे पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में? लाइमन सीरीज। नहीं, ये आपका जगह लाइमन सीरीज। नेक्स्ट क्या होता था? बाल। नेक्स्ट क्या होता था? पास्ट चलनी। क्या होता है? ब्रैकेट। और भी होता है आगे, लिख लो यहाँ। इसमें कैसे प्रोसेस आएगा बता। तो जितनी बड़ी लाइन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी ना, जितनी छोटी लाइन उतनी कम एनर्जी है ना, और अगर जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा वेवलेंथ, ये याद रखना है। बना लिए? अच्छा, तो जो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें पूछ सकता है आपका लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? एनर्जी जितना बड़ा होगा उसका वेवलेंथ छोटा, और जितना छोटा उसका वेवलेंथ सबसे बड़ा। तो अगर मैं बोलूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा? 2 से 1 ट्रांजिशन के लिए ना, और शॉर्टेस्ट इंफिनिटी से 1। तो लिख लो इस चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में, लिखो लाइमन सीरीज लिखो, उसके नीचे लिखना, उसके नीचे लिखना क्या, आप कैलकुलेट करो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना कितना कैलकुलेट करना है आपको। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्मूला बता रखा है मैंने, 1 बाई लैम्डा क्या था, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एनसी स्क्वायर माइनस 1 बाई एनपी स्क्वायर। रिडवर्ड कौन से बता रखा था? 1.0 कितना 9 था इंटू 10 की पावर 7। नहीं, कैलकुलेट करके बताइए लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होता है। लाइमन का 2 का निकाल लो, लाइमन पालो, बाकी तो आप सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एंगस्ट्रो में बता रहे, नैनोमीटर में कितना है लॉन्गेस्ट? 121 और शॉर्टेस्ट 90। सबका ये आ रहा है क्या?
हाँ इंफ्रारेड में आएगा, इंफ्रा अल्ट्रावायलेट में आता है, लाइमन अल्ट्रावायलेट में आता है, ये अल्ट्रावायलेट में आता है, ये विजिबल में आता है ना, और ये बाकी सब इंफ्रारेड में आता है। लाइमन आपका किस में आएगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये किस में आएगा, विजिबल में, और बाकी किस में आते हैं, इंफ्रारेड। लिख लेना इस चीज को। चलिए, तो ये सारी चीजें बोर्ड मॉडल में थी, इतना तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में क्वेश्चंस जो आएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ना, इस पे कम चांसेस है कि इसमें पूछे कि आप बताओ पहले ऑर्बिट की एनर्जी बता दो, काइनेटिक एनर्जी बता दो। जो जनरल क्वेश्चंस आएगा वो आएगा एटॉमिक कोलिजन या कुछ वेरिएशन ऑफ बोर्ड मॉडल पे। वेरिएशन का मतलब कुछ आपको इमेजिनरी बोल देगा कि कूलम फोर्स नहीं लग रहा, कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो समथिंग लाइक के एल एन आर इस टाइप को दे देगा, और आपको बोलेगा कि इस वाले मॉडल के हिसाब से बोर्ड मॉडल को अप्लाई करते हुए इसका रेडियस निकाल, ठीक है। या ऐसा बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन जिस पार्टिकल के अबाउट घूम रहा है उसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपेरेबल है ना, उसमें आपको बोर्ड मॉडल लगाते हुए उसका रेडियस और नया सिस्टम का सब कुछ डिराइव करना। इस टाइप में क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिखो, मैं बताता हूँ कैसे आएंगे, कि लिखो कि इन इमेजिनरी सिस्टम है, लिखो इन इमेजिनरी सिस्टम electron is moving around the nucleus। इलेक्ट्रॉन मैं अपने लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन सेम इसी लैंग्वेज में जरूरी नहीं है, ठीक है। इन इमेजिनरी सिस्टम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड, ये साल जे एडवांस में भी क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस such that its potential energy is given by U is equal to minus k ln r, U is equal to minus k ln r, where k is a constant, where k is a constant and r is the radius of the orbit, and r is the radius of the orbit, r is the radius of the orbit, ठीक है। आगे लिखो assuming Bohr model, assuming Bohr model to be valid here, assuming Bohr model to be valid here, then derive the expression for, then derive the expression for velocity, radius of the orbit and energy, energy of electron in various orbits, energy of electron in various orbits। तो इस टाइप का आपको इमेजिनरी क्वेश्चंस बना के दिया जा सकता है, तो ट्राई करें, बताएं क्या क्या आएगा। मतलब बोर्ड मॉडल यहाँ पे वैलिड है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म दे दिया माइनस के लॉग आर। तो क्या होना चाहिए बोर्ड मॉडल में, क्या क्या था पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट्स क्या था, पहला पोस्टुलेट क्या था, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, यस और नो, सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, तो वो लगेगा। और दूसरा पोस्टुलेट क्या था, बोलो जी, दूसरा पॉइंट क्या था, एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट का क्या रहेगा, क्वांटाइज्ड। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, और इसके थ्रू डेरिवेशन करके निकालो क्या आएगा, आर, आर वी और एनर्जी।
बोर्ड के पोस्टुलेट्स इसमें यूज करने हैं। यही के आर और एन क्वांटम नंबर एन एच सब रहेगा। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता था, वो तो हर जगह वैलिड रहेगा, mvr बराबर nh/2 पाई वो लगेगा। और दूसरा फोर्स के लिए आपको ये दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फोर्स आपको फॉर्म में दिया है, कुछ भी फॉर्म में हो सकता है ना, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म आ गया था, बिल्कुल सही। ठीक है, सबका आ गया। कुछ नहीं करना है, यहाँ देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का क्या हमने पढ़ा था इलेक्ट्रो में, माइनस du बाई टी आर, यही होता है ना बेटा। तो आपको यू दिया हुआ, यू क्या दिया हुआ बताओ, के माइनस के लॉग आर। तो जब आप इसको माइनस बाहर आ गया, के लॉग आर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये बाई आर, यही हो जाएगा फोर्स। और यहाँ है ना, तो फोर्स को के बाई आर लिखा है, इसको किसके बराबर लिखेंगे, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर, सही है ना। तो यहाँ से आप ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, k बाई m का अंडर रूट, सही लिखा है मैंने। दूसरा आपको सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता था, mvr बराबर nh/2 पाई, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू r हमें पता है, तो r क्या हो जाएगा nh/2 पाई, नीचे किससे डिवाइड हो जाएगा m इंटू v, और सही है ना। और v कितना था, k बाई m, सही लिखा है मैंने। यहाँ से आपको r मिल जाए। और क्या चाहिए था, एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है कितना दिया हुआ है, माइनस के लॉग आर। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये था ना mv स्क्वायर हाफ k बाई, सही है, यस और नो। नेक्स्ट क्या था, दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k/2 माइनस के लॉग आर। कर लेंगे ऐसे। अरे हाँ है ना, जरूरी नहीं है ऐसा ही फॉर्म हो, कुछ भी दे सकता है, यू को किसी भी फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालना पड़ेगा। अरे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आप इधर देखो, इसको लिख लो, कितने लोग आ गया था, ये आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखो कि इफेक्ट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस इन बोर मॉडल, इफेक्ट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस इन बोर मॉडल। ये ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम बोर मॉडल में क्या मानते थे कि न्यूक्लियस आपका स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर काट रहा है, ये मानते थे, है कि नहीं, और पूरा डेरिवेशन कर देते। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, न्यूक्लियस भी चक्कर काट रहा होता है और इलेक्ट्रॉन भी चक्कर काट रहे होते हैं, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जैसे अगर आप इधर देखो, जस्ट लाइक प्लैनेटरी मॉडल होता है ना, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है आपका Z/E और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ही होगा, ठीक होगा। R1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ जी, पढ़ा हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस मान लो r, तो R1 कितना होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू r अपॉन क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ा ही सेंटर ऑफ मास। R2 क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू r अपॉन क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर्ड मॉडल में यहाँ पे इसको स्टेशनरी मान के सॉल्व करना एक्यूरेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, इधर देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³
और अगर मान लो ये हाइड्रोजन एटम है तो इसका न्यूक्लियस का मास कितना होगा 1.67 into 10⁻27। मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियस जो है वो 1,00,000 गुना ज्यादा हेवियर इलेक्ट्रॉन के 1,00,000 गुना -27 और -31 कितने का फर्क हुआ 10⁵ यानी न्यूक्लियस 1,00,000 गुना ज्यादा हेवियर इलेक्ट्रॉन के। तो हम क्या मान सकते हैं R1 किसके बिल्कुल नजदीक होगा यहाँ देखो R1 क्या MER/Mn+Me और ये काफी ग्रेटर एज कंपेयर टू ये तो R1 का 0 का अप्रोच कर रहा होगा और हाँ है ना यानी जो आपने बोर्ड मॉडल पढ़ा उसमें कोई दिक्कत मतलब इसको सेंटर में मान के सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो ऐसा दे दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऐसे इमेजिनरी पार्टिकल के अबाउट घूम रहा है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के 1/10 है ना या इलेक्ट्रॉन से 10 गुना ज्यादा ग्रेटर है तो इस केस में क्या होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे नहीं R1 R2 दोनों का रोल आएगा। बात समझ में आ रही तो लिख लो पहले ये चीज कि ऐसा लिखो इफ इन द क्वेश्चन मोशन बहुत रेयर चांसेस है फिर भी अगर आ गया तो लिखो इफ इन द क्वेश्चन मोशन ऑफ न्यूक्लियस इज टेकन इनटू अकाउंट if in the question motion of nucleus is taken into account then nucleus and electron both will move then nucleus and electron both will move about their center of mass and nucleus and electron both will revolve around their center of mass ठीक है। तो ऐसे केस में किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डबल पार्टिकल और सेंट्रल फोर्स लग रहा हो तो रेडियस मास का इसका बात करेंगे रेडियस मास का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं तो पहला एक फोर्स का इक्वेशन क्या बनेगा kJd इनटू क्या होगा बताओ E/r² बराबर यहाँ पे जो mv²/r लिखे थे ये क्या बन जाएगा म्यू इनटू ओमेगा² इनटू r। म्यू क्या है यहाँ पे रेडियस मास इसकी वैल्यू कितनी होगी mn me अपॉन क्या हो जाएगा mn + m। तो ये क्या है ना पहला इक्वेशन ये बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा एंगुलर मोमेंटम का कैसे घूम रहे हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अभी m1 r1² प्लस क्या हो जाएगा me * r2² ये i हो गया इनटू ओमेगा बराबर क्या कर दोगे nh/2π। मैं इसको सिंपलीफाई करूं ये वैल्यू जो आएगी किसके बराबर है म्यू r² इनटू ओमेगा बराबर nh/2π। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके बाकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो इसको जल्दी से यानी m को रिप्लेस करना पड़ेगा म्यू से म्यू इज द रेडियस मास ठीक है। ये पहला पोस्टुलेट है k q1 q2/r² बराबर m था ना m की जगह पे म्यू रख दिया म्यू ओमेगा² v²/r लिखो या ओमेगा²। दूसरा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है i ओमेगा तो i क्या होगा इसके अबाउट घूम रहे हैं ना तो मोमेंटम m1 r1² + f2 r2²। इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा r1 यहां से पुट करोगे r2 ये पुट करोगे तो ये फॉर्म देगा म्यू r² ओमेगा बराबर nh/2π। यानी m को किससे रिप्लेस कर दिया आपने रेडियस मास है ना। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको भी याद रखना है रिजल्ट को। जो रेडियस होगा क्या फॉर्मूला था पहले बताओ 0.529 साथ में क्या था n²/z। बस यहाँ पे एक और टर्म आपको लिखना पड़ेगा μ/me/μ ठीक है। और एनर्जी के एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा -13.6 z²/n²। इसका उल्टा कर दो μ/m। ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं।
समझ में आया ये कब करना है? कब करना है? जब सवाल में क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, न्यूक्लियस के मोशन को कंसीडर करो तो ये लगेगा। या ऐसा बोले कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इमेजिनरी पार्टिकल के अबाउट जिसका मास इलेक्ट्रॉन से 10 गुना ज्यादा है। जनरली कितना गुना ज्यादा होता है? 1 लाख गुना। 10 गुना ज्यादा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ये वाला कॉन्सेप्ट। अरे हाँ ना, अगर मैं बोलूं 10 गुना ज्यादा है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं बोलूं कि एक इमेजिनरी पार्टिकल है, इमेजिनरी सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक पार्टिकल के अबाउट, इसका मास 10 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके अबाउट ये घूम रहा है। तो इस केस में जो रेडियस आए कितना आएगा? लिख लो शॉर्ट में सवाल के रूप में। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एक इमेजिनरी पार्टिकल के अबाउट जिसका मास 10 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, ऐसा दिया हुआ है। इस केस में अगर मैं बोलूं ये बताओ रेडियस का एक्सप्रेशन बताओ, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट assuming बोर मॉडल टू बी वैलिड, तो क्या आंसर होना चाहिए? डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा फॉर्मूले? लिख लो, प्रॉपर क्वेश्चन लिख लो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड एन इमेजिनरी पार्टिकल whose mass is 10 times mass of electron. इसको मेजॉन पार्टिकल्स बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है और मास इलेक्ट्रॉन के मास का 200-300 गुना ज्यादा होता है। इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मैं बोलूं इमेजिनरी पार्टिकल के अबाउट घूम रहे इसका मास 10 टाइम्स है, तो इस केस में अगर मैं बोलूं रेडियस निकालो, कितना होगा रेडियस बताओ? ये एक्सप्रेशन होगा 0.529 n स्क्वायर बाई 8 और me म्यू क्या हो जाएगा बस 10 me into me कौन क्या हो जाएगा 11 me से लिखा है मैंने, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 10 by 11। तो यहाँ पे पुट कर देना 10 me by 11 यानी किसके फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 by 10। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लिख लो इस चीज को। सबको सेम रहेगा, बस केवल मास 10 टाइम्स हो गया। तो ऐसे सवालों में आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हुए मानना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर आपका आएगा ऑटोमिक क्वेश्चन हुआ था एटॉमिक कोलिजन पे, तो नेक्स्ट आप लिखो प्रॉब्लम्स ऑन एटॉमिक कोलिजन। जैसे मैं सवाल ले रहा हूं आपको, मान लो एक न्यूट्रॉन है और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो गिवन है। पहले उस पार्ट में के बराबर गिवन है, मान लो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे में के गिवन है 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे में के गिवन है 23.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एटम है। तो फिगर और लिखो क्वेश्चन, इसके थ्रू मैं आपको समझा। क्वेश्चन लिख लो, एक हाइड्रोजन एटम न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम की तरफ जा रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या क्या गिवन है? पहले केस में कितनी गिवन है 20.4, दूसरे में 21, तीसरे में 23.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। आपको सिंपल फॉर्मूले पे आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कोलिजन इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 23.18 कितना है 23.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि कमेंट ऑन टाइप ऑफ कोलिजन पॉसिबल, कमेंट ऑन टाइप ऑफ कोलिजन पॉसिबल इन ईच केस। फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ कोलिजन मतलब कितने टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ा था तुमने? परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आपको बताना है इन तीनों में कौन कौन से पॉसिबिलिटी है, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अबाउट इट थोड़ा सोचे फिर बताएं, कमेंट करना है कौन कौन से टाइप के कोलिजन पॉसिबल है। सोच लीजिए आप, फिर मैं आपको समझाता हूँ आपके अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए।
20.4। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो अपन जनरल कोलिजन पढ़ते थे वहां पे जब कोलिजन होता था जो एनर्जी लॉस होता था वो कहाँ जाता था? हीट प्रोड्यूस में, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, यस और इन सभी चीजों में जाता था। लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, क्योंकि यहाँ पे हीट वेट कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो कॉपी के अंदर, हियर एनर्जी लॉस विल गो इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पे हीट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगा, कहाँ पे जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जाएगा। अब उस लॉजिक से आप सोचते हुए बताएं क्या क्या हो सकता है। क्या आएगा बताइए? फर्स्ट केस के लिए क्या आना चाहिए? परफेक्टली इनएलास्टिक। देखो, परफेक्टली इलास्टिक तो हर एक केस में पॉसिबल होगा। परफेक्टली इलास्टिक में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो हर एक पोजीशन में एनर्जी लॉस होनी जरूरी। लेकिन अगर मान लो जो एनर्जी लॉस हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा पा रहा है, तो उसमें कौन सा होगा? परफेक्टली इनएलास्टिक। जैसे मान लो 1 से 2 में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होता था इलेक्ट्रॉन को? 10.2। अगर मुझे एनर्जी लॉस 10.1 का हो रहा है तो कोई ट्रांजिशन हो पाएगा क्या? एग्जैक्टली किस पे हो पाएगा? 10.2 पे। यानी 10.1 में परफेक्टली इनएलास्टिक पॉसिबल नहीं। इस तरीके से सोच, परफेक्टली इलास्टिक हर एक केस में होगा, वो तो होना ही है, क्योंकि एनर्जी लॉस हो ये जरूरी नहीं। एनर्जी लॉस हो रहा है और वो ट्रांजिशन करा पा रहा है तो परफेक्टली इनएलास्टिक, पार्शली इनएलास्टिक पॉसिबल हो। चलिए मैं बता देता हूँ, फिर आप दूसरे सवाल में आप बताना मुझे क्या क्या है। देखो, सबसे पहले आप इसमें एनर्जी लॉस निकालो, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस। यहाँ ध्यान सुनना, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस किसमें होता था? लॉस मैक्सिमम पॉसिबल कौन से कोलिजन में? परफेक्टली इनएलास्टिक में, यस और नो? पहले यहाँ पे देखते हैं, पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो स्टार्टिंग मोमेंटम बराबर क्या लिखोगे बताओ? फाइनल मोमेंटम। स्टार्टिंग मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी, मान लो v नॉट है, और मैक्सिमम लॉस हो रहा है तो मान लेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन भी न्यूट्रॉन के बराबर ही लेते हैं इनटू v, है ना? यहाँ से v कितना मिलेगा बताओ? v नॉट बाई 2। सही लिखा है मैंने, यस और नो? अब आप मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालो, डेल्टा चेंज इन एनर्जी, या इसको लॉस बोल रहे हैं। कितना होगा? स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ? हाफ मास ऑफ द न्यूट्रॉन इनटू v नॉट स्क्वायर। सही लिखा है मैंने, यस और नो? फाइनली दोनों साथ में चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? हाफ मास कितना हो गया? न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन, ये भी n के बराबर ही है, इनटू v स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी हो चुकी है? v नॉट स्क्वायर बाई 4। कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो? 4, ये कितना हो गया? 2mn v नॉट स्क्वायर, और ये 2 से कट गया तो ये कितना बचेगा? माइनस mn v नॉट स्क्वायर। सही लिखा है मैंने? ये कितना आ रहा है देखो? 1/2 इंटू 1/2 इंटू m n इंटू v नॉट स्क्वायर, ये आएगा। यानी मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है? काइनेटिक एनर्जी का आधा।
देख लो ध्यान से, स्टार्टिंग काइनेटिक एनर्जी का आधा, ये होगा मैक्सिमम लॉस। पता नहीं क्या बोल रहे हो, समझ में आया क्या किया? आप यहाँ देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि पहले वाले मैक्सिमम लॉस हो पाता तो कितना मैक्सिमम लॉस हो पाएगा? 10.2 में ट्रांसफर पॉसिबल है, कहां से कहां? ग्राउंड से फर्स्ट वाले में, यस और नो? इसका मतलब इसमें कौन कौन सा केस पॉसिबल होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक तो हर एक केस में होगा। लिख लो, फर्स्ट केस में होगा परफेक्टली इलास्टिक और दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक, दोनों पॉसिबल है फर्स्ट केस में। परफेक्टली इलास्टिक दूसरा क्या होगा बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक, दोनों होंगे। सेम तरीके से आप सेकंड क्या बताओ, सेकंड में क्या क्या होता है? सेकंड केस और थर्ड केस में सेकंड केस में क्या होगा? 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या कौन कौन सा होगा? तीनों में से कौन कौन सा होंगे? तीन होते हैं ना, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। तो पार्शली इनइलास्टिक होगा। और कोई? समझ में आ गया तो बताओ 21 के लिए क्या होगा? देखो कॉन्फिडेंस के साथ बताओ, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है। 21 में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? परफेक्टली इलास्टिक हर एक केस में होगा, मैंने बोल दिया। 21 का आधा करो कितना हुआ? उसमें कोई ट्रांजिशन हो सकता है क्या? ट्रांजिशन पूरा लॉस में हो सकता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कब कब होता है? 10.2 पे, 12.09 पे या 12.75 पे। तो इसमें हो पाएगा क्या? कंप्लीट लॉस पॉसिबल है क्या? नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक पॉसिबल। लेकिन 21 से थोड़ा कम हो तो उसमें हो सकता है 1 से 2 में, यस और नो? तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल होगा? परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। देख लो इसको, परफेक्टली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट लॉस नहीं होता। कंप्लीट लॉस होगा तो कोई ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं। थर्ड में बता दो क्या होगा? पार्शियली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। लिख लो, पार्शियली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। इसमें भी यही होगा, परफेक्टली इलास्टिक और ये क्या हो जाएगा? पार्शियली इनइलास्टिक। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। समझ में आया क्या किया? तो अब मैं अगले सवाल में चेंज कर रहा हूँ, हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम एटम कर दूं और के की वैल्यू, यहाँ अगला सवाल लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये न्यूट्रॉन है और यहाँ पे मान लो हीलियम एटम और इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो केस 1 में गिवन है 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गिवन। अब बताओ इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? ट्राई टू सॉल्व। हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम एटम है, सेम लॉजिक लगाओ और बताओ 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हो काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की स्टार्टिंग एनर्जी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से कोलिजन हो सकता है? सबसे पहला तरीका क्या है, क्या निकालो? मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है इस कोलिजन में, उसके बाद चेक कर। हीलियम का मास कितना होता है? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन, नहीं? ट्वाइस होता है, 4 टाइम्स होता है? 4 टाइम्स होता है ना। बताओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं?
मैक्सिमम कॉस्ट निकाल, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा, ए के फॉर्म में निकाल। परफेक्टली हो रहा है ट्रांजिशन। तो बताओ पहले लॉस निकाल लेते हैं, कितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है ए के टर्म में 2k/5 आ क्या आएगा? कोई क्वेश्चन है? 4k/5 मैक्सिमम लॉस है, तो 51 दिया इसका 4k/5 और फिर हो रहा है क्या पहला ट्रांजिशन क्या होगा 10.2 था ना, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जेड कितना हो गया मेरे 4, 10.2 into 4 कितना होगा 40.8 कर आप आ रहा है पूरा हो जाए आगे हम परफेक्टली और वो परफेक्टली इलास्टिक हो गई। तो यहाँ देखो अगर आप लिखोगे मोमेंटम में जब करोगे स्टार्टिंग मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, स्टार्टिंग मोमेंटम कितना है मास 10 into v नॉट, फाइनल मोमेंटम मान लो mh प्लस 4ml टू वेलोसिटी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी v नॉट बाय 5, यही आया था क्या क्या लिखा मैंने। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस देखें कितना कितना आएगा हाफ ml into v नॉट स्क्वायर माइनस हाफ 5 ml into v कितना हो चुका है v नॉट बाय 5 v नॉट स्क्वायर बाय 25, यहाँ से आप हाफ ml v नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, ये कितना मिलेगा 1 माइनस 1/5, तो 4/5 की आएगा नहीं, ये मैक्सिमम लॉस है। तो आपको k की वैल्यू 51 गिवन है, देखते हैं इस पे ट्रांजिशन हो पाता नहीं हो पाता। तो अगर आप लिखोगे 4k/5 कितना आएगा ये 4/5, हाँ ये 51 था, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 40.8 आ रहा है, ठीक है ना। और ये ग्राफ आएगा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ के लिए n बराबर 1 से n बराबर 2 पे ग्राफ आएगा ना 10.2 जेड स्क्वायर होता है 10.2 जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो इसमें कौन कौन सा पॉसिबल होगा, परफेक्टली इलास्टिक और दूसरा क्या हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, लिख लो इसको इन दिस केस वो आएंगे परफेक्टली इलास्टिक
और दूसरा क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक क्यों है? जब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना था 51, तो अगर ये मैक्सिमम लॉस करता है तो ट्रांजिशन हो सकते हैं 1 से 2। अगर ट्रांजिशन नहीं हो रहा होता, ट्रांजिशन अगर नहीं होगा तो परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है क्या? ऐसा समझो कि एनर्जी जो लॉस हो रहा है, तो मैक्सिमम लॉस हुआ, मैक्सिमम लॉस पे कोई ट्रांजिशन हो रहा है, फिर भी जो ट्रांजिशन हो, फिर मान लो अगर ये वैल्यू होती 40.4 होती तो ट्रांजिशन हो पाता क्या? नहीं हो पाता, यानी मैक्सिमम लॉस करने पे कोई ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक हो नहीं सकता। होने के लिए क्या होना चाहिए, 40.8 होना चाहिए ना, तभी तो कर पाएगा ट्रांजिशन। मैक्सिमम लॉस पे अगर कोई ट्रांजिशन हो पा रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि वो मैक्सिमम लॉस कर दे, समझे? इस वजह से क्या कर सकता है, परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा क्या होगा परफेक्टली इलास्टिक। और मैक्सिमम लॉस हर में हो ये जरूरी नहीं। इस मान लो अगर मैं बोलता यहाँ पे कुछ ये आता 60 आ रहा होता है ना, 60 पे कंप्लीट ट्रांजिशन पॉसिबल, कंप्लीट ट्रांजिशन अगर नहीं हो सकता यानी परफेक्टली इलास्टिक पॉसिबल, फिर पार्शली तो हो सकता है। और परफेक्टली इलास्टिक हर एक केस में होगा, क्यों होगा? क्योंकि लॉस हो ये जरूरी, हर एक कॉलिजन में लॉस हो ये जरूरी। क्लियर है चीज? ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें एक और आता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को बोलते हैं रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ द एटम। तो नेक्स्ट लिखो रिक्वायल स्पीड पे क्वेश्चन करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लिखो रिक्वायल स्पीड। तो जैसे अगर मैं बोर्ड मॉडल में देखूं, ये हाइड्रोजन हो गया आपका रेडी, ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं K L M N ऐसा कुछ। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ ट्रांजिट करता है तो यहां से क्या निकलता है बाहर, फोटोन। जब फोटोन बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा जस्ट लाइक ये गन बुलेट टाइप का चीज है, मैं मानूं तो, है ना? बुलेट बाहर निकलेगा तो गन क्या होगा, पीछे की तरफ रिकॉइल करता है। जैसे ये फोटोन अगर बाहर निकल रहा है तो क्या करेगा, पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा। जैसे मैं इसके लिए बोलूं, एक जनरल एक्सप्रेशन आपको निकालना है, कैलकुलेट, ये बना लो फिगर हाइड्रोजन एटम के लिए, और मैं मान लेता हूं पहला ट्रांजिशन हो रहा है यानी 2 से 1 में हो रहा है, ठीक है? देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं। ऐसे सवाल फिजिक्स में आने के चांसेस हैं जिसमें रिक्वायल वगैरह इन्वॉल्व है ना, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है मैकेनिक्स वगैरह। तो मान लो यहाँ पे कहां से कहां ट्रांजिशन हो रहा है, पहले एक काम करो जनरल ट्रांजिशन के लिए निकाल लेते हैं ना। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द एक्सप्रेशन और इक्वल स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम और जनरल ट्रांजिशन, है ना? और जनरल ट्रांजिशन, जनरल ट्रांजिशन मतलब हो सकता है 2 से 1 में हो, 3 से 1 में हो, कोई भी जनरलाइज के लिए आपको निकाल। तो आई होप ये तो बता देंगे सब लोग, क्योंकि कोलिजन आपको आता है। तो बताइए क्या क्या है, क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा ना, और कल मैं आपको सेमीकंडक्टर और एक्सपेरिमेंटल करा दूंगा, 2 घंटे में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीक में केवल डिस्कशन वगैरह होते रहेंगे, अपना वेव ऑप्टिक जो भी आपके बच्चे रहे, ठीक है, जो भी क्लासेज होगी। बता दो कितना कितना आप इसके डन बुलेट में कैसे सॉल्व करते थे, क्या कंजर्व करते थे, वही करो ना यार, बता दो, एक भी सवाल नहीं बताता। मोमेंटम कंजर्व करो, बताओ कितना है। मास ऑफ द हाइड्रोजन एमएच लिख लो, जनरल एक्सप्रेशन निकालना है। विहान कुमार, जा समझ में आ रहा है आपको?
क्या आ रहा है? छोटा वाला बड़ा वाला, ठीक है। क्या मोमेंटम कैंसिल कर दो, एक लाइन का सवाल है। तो आप इन स्टार्टिंग मोमेंटम बराबर क्या लिखो, फाइनल मोमेंटम। स्टार्टिंग मोमेंटम क्या है, 0, सब कुछ रेस्ट पे। अब ट्रांजिशन हुआ तो मोमेंटम किसके किसके पास गया, ट्रांजिशन हुआ तो क्या क्या बाहर निकले, फोटोन बाहर निकला, दूसरा सिस्टम पीछे की तरफ आया, तो ये क्या हो जाएगा, -0 mh vh रिक्वायल स्पीड है, v रिक्वायल लिख देता हूं, और प्लस क्या होगा, फोटोन का मोमेंटम क्या होता था, h by लैम्डा। तो यहां से सॉल्व करोगे तो v रिक्वायल कितना आएगा बताइए, तो बेटा h by m लैम्डा, ये होगा क्या, आया ना। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या था जनरल ट्रांजिशन के लिए, r z स्क्वायर इनटू क्या था 1 by nc स्क्वायर माइनस nb स्क्वायर, nc nb क्या था, छोटा वाला बड़ा वाला ना, 1 to s, इस तरीके से ना। अब इसमें तुमको देखो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन के फॉर्म में लिखना है ना। एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन कैसे आ जाएगा, 13.6 होता था ना, 13.6 z स्क्वायर 13.6 z स्क्वायर, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 13.6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, h यार और ये 13.6 z स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप कर दो 13.6 ऐसा करो, c के फॉर्म में लिखो ज्यादा सीधा, एच बाई लैम्डा होता है ना पूरा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, के फॉर्म में c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्या बनेगा बताओ, एच सी बाई लैम्डा का एनर्जी वाला हो गया, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, और यहाँ है ना, और m इंटू सी हो जाएगा। ये इसको आप ऐसा जनरलाइज कर सकते हो कि एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन अपॉन क्या कर सकते हो, मास ऑफ जो भी जनरल एटम हो सकता है, हाइड्रोजन हीलियम जो भी, मास ऑफ एटम इनटू सी, ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन अपॉन मास ऑफ एटम, इस केस में हाइड्रोजन एटम इनटू सी से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द इक्वल स्पीड। जैसे मैं एक सवाल इस पे देता हूं आपको जनरल करके बता,